जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आप सभी को प्रतापगढ़ की राजकुमारी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर मेरी कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शक्ति, अरिहंत और निहारिका तीनों ही एक दूसरे से अनजान थे। तीनों का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, किंतु शीघ्र ही इन तीनों के रास्ते आपस में मिलने वाले थे। एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन तीनों को एक साथ आना था, आवश्यक था। और इन तीनों को साथ लाने का कारण थी राजकुमारी श्री। उस दिन हमेशा की तरह शक्ति अपने साथियों के साथ बैठी भोजन कर रही थी। ईश्वर की कृपा से सीमावर्ती क्षेत्र में शांति थी और शक्ति को आराम मिला हुआ था। हालांकि शक्ति इस बात से प्रसन्न थी कि सब कुछ शांति से चल रहा था, पर कहीं ना कहीं उसे खाली बैठे रहना परेशान कर देता था। खतरों से खेलते हुए, लड़ते हुए उसे आदत सी हो गई थी और खाली बैठना अब उसे विचलित कर देता था। शक्ति भोजन कर उठने ही वाली थी, तभी उसे उसके साथी ने संदेश दिया कि उनके उच्च अधिकारी ने उन्हें शीघ्र ही कार्यालय में बुलाया है। मेजर कृष्ण नेगी शक्ति को अपनी बेटी की तरह समझते थे। किसी भी समय युद्ध के लिए शक्ति का तत्पर रहना उन्हें अत्यधिक प्रभावित तो करता ही था, परंतु उन्हें चिंतित भी करता था। पर शक्ति को समझाना उनके वश की बात नहीं थी। शक्ति ने जब कार्यालय में प्रवेश किया तो मेजर को गहन चिंतन में पाया। सर, आपने मुझे बुलाया? शक्ति की आवाज़ से मेजर अपने विचारों से बाहर निकल आए। शक्ति: हाँ, आओ बैठो। शक्ति: मैंने तुमसे बहुत बार छुट्टी लेने के लिए कहा, पर तुम हर बार टाल देती हो। अब जब यहाँ सब शांति से जब सब चल रहा है तो मुझे लगता है कि तुम्हें घर जाना चाहिए। मेजर की बात सुनकर शक्ति का चेहरा उदासी से भर गया। सर, दादाजी के जाने के बाद अब मेरा कोई नहीं है जिनके लिए मैं घर जाऊं। रही बात छुट्टी की, तो मुझे मेरी ड्यूटी करने में खुशी मिलती है। मैं मेरी आखिरी सांस तक अपने देश की सेवा करना चाहती हूँ। शक्ति की बातें सुनकर मेजर के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। मुझे उम्मीद थी तुम्हारा यही जवाब होगा। पर शक्ति, अभी तो तुम खाली बैठी हो तो तुम्हें अच्छा तो नहीं लग रहा होगा। तुम्हें तो आदत सी हो गई है ना अपने एक्शन में रहने की। शक्ति को कभी कभी खुद पर गुस्सा भी आता था कि जिस शांति के लिए वे सब सीमा पर लड़ते हैं, क्यों वही शांति उसे खटकने लगती थी। अब तो उसके आसपास रहने वालों को भी इस बात का भान होने लगा था कि शक्ति युद्ध के बिना नहीं रह सकती। कहीं उसकी यह कमजोरी उसे उसके साथियों की नज़रों में गिरा न दे, इस डर ने भी उसके मन में घर बनाना शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं है सर, हम सब यहाँ शांति के लिए तो मुश्किल हालातों में रहते हैं। हाँ, ये सच है कि कहीं ना कहीं मुझे आदत हो गई है एक्शन में रहने की, पर मेरी आदत इस शक्ति से बढ़कर नहीं है और ना ही मेरे साथियों की जान से बढ़कर है, जिन्हें खुद ने युद्ध में खोना पड़े। मेजर कृष्ण 30 वर्ष से सेना में अपनी सेवाएं दे रहे थे, पर उनके इस कार्यालय में उन्होंने शक्ति जैसा शक्तिशाली, बुद्धिमान और सुलझा हुआ सिपाही नहीं देखा। और यह अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि भारतीय सेना में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली और वीर योद्धा है। मेजर का विश्वास अब और भी दृढ़ हो गया था कि जिस कार्य के लिए उन्होंने चुना था वो शक्ति ही कर सकती थी। शक्ति, जब तुम सेना में आई थी तो मुझे तुमने एक निहायत ही जिद्दी लड़की नजर आती थी, जो कि सपनों की दुनिया में जीती थी और यहाँ के जोखिमों से अनजान थी। सिर्फ अपनी जिद के चलते सेना में भर्ती होने चली आई थी। मैंने तो यहाँ तक दावा भी कर दिया था कि तुम 15 दिन से ज़्यादा यहाँ नहीं टिक पाओगी। आज मुझे जितनी खुशी अपने गलत साबित होने पर है, उतनी कभी नहीं हुई। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। शक्ति को जितनी प्रसन्नता इस बात से थी कि उसने अपने आप को साबित करके दिखाया था, उतनी ही वह असमंजस में भी थी कि आखिर उसे आज ये सब बातें क्यों कह रहे हैं।
अपनी जिज्ञासा को अधिक समय तक नियंत्रित में वह नहीं रख पाई। सर आपको मालूम नहीं है कि आपके ये शब्द मेरे लिए क्या महत्व रखते हैं। पर सर, मुझे इस बात का ज्ञान नहीं हो पा रहा कि आज अचानक आप मुझे ये सब क्यों कह रहे हैं। शायद मेजर भी शक्ति के इस प्रश्न के इंतजार में थे। शक्ति, मुझे पता है कि तुम छुट्टी नहीं लेना चाहती, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए छुट्टी पर जाओ। तुम्हें खाली बैठे रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक काम करो। शक्ति की आंखों में कई सवाल उठ रहे थे और मेजर उन सवालों को पढ़ पा रहे थे, इसलिए उन्होंने आगे बोलना शुरू किया। शक्ति, मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, पर इतना बता सकता हूँ कि इस काम में तुम्हें वही करना है जो तुम यहाँ करती हो। मेरे ऊपर किसी का बहुत बड़ा कर्ज है और उन्हें एक वीर योद्धा की ज़रूरत है, और मेरी नज़र में वह तुम हो। तुम सोचकर मुझे अपना जवाब दे देना, और चाहो तो ना भी कर सकती हो। अब जाओ, आराम करो। मेजर के आदेश के बाद शक्ति वहाँ से चली गई, पर मन में अनगिनत विचार लेकर गई। अरिहंत पिछले 1 घंटे से लगातार दौड़े जा रहा था। कहीं कोई सुरक्षित स्थान देखकर थोड़ा सांस भर लेता, लेकिन जानता था ज़्यादा देर रुकना जोखिम भरा है, इसलिए फिर भागना शुरू कर देता। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। शारीरिक थकान के साथ साथ हौसले भी थक चुके थे, फिर भी उम्मीद की डोर पकड़े अपनी जान बचाने को भाग रहा था। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। राहत की एक लंबी सांस भरकर एक चबूतरे पर बैठ गया। तभी कई सारे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। नज़र उठाकर देखा तो उसके पीछे पुराने साथी, जो अब उसकी जान के दुश्मन बन चुके थे, हाथों में हथियार लिए खड़े थे। अरिहंत का पूरा जीवन उनकी आंखों आगे घूमने लगा था। अरिहंत हार मान चुका था, लेकिन मन में सोचने लगा कि लड़े बिना नहीं मरेगा। सामने दुश्मन ज़्यादा थे, पर फिर भी लड़ेगा, यह सोचकर खड़ा हो गया। दुश्मन उसकी बेवकूफ़ी पर हंस रहे थे। उस शांत गली में ठाकों की आवाज़ गूंज उठी। अरिहंत अपने भगवान को याद करते हुए कहा, इस जन्म में तो तुमने मेरा रास्ता मेरे जन्म से पहले ही तय कर दिया था भोलेनाथ, पर अगले जन्म में मैं मेरा मार्ग खुद चुनूंगा। उसने इतना कहा ही था कि एक काले रंग की गाड़ी आकर उसके पास रुक गई। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और किसी ने अरिहंत को अंदर खींच लिया। सामने खड़े दुश्मन हैरान हो गए। इससे पहले कि वह कुछ कर पाते, जितनी तेजी से वह गाड़ी वहां आई थी, उतनी तेजी से चली गई। अरिहंत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ पल पहले वो अपनी मौत के सामने खड़ा था, अब वह एक गाड़ी में बैठा था जिसमें उसके सामने 2 व्यक्ति काले सूट पहने थे। आखिर हो क्या रहा था, उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सामने बैठे व्यक्तियों से पूछा, कौन है आप? उसका प्रश्न सुन दोनों धीमे से मुस्कुराए। हम वही हैं जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी बचाई है, उनमें से एक ने जवाब दिया। मेरी जिंदगी बचाने के लिए शुक्रिया, पर क्या मैं जान सकता हूँ कि मुझ पर यह एहसान किस उद्देश्य से किया गया है? अरिहंत ने अगला सवाल किया, क्योंकि वह जानता था कि उसकी जान अगर बचाई गई है तो उसके पीछे कोई मकसद जरूर होगा। समझदार हो, अच्छा लगा ये जानकर, दूसरे व्यक्ति ने कहा। पहले की ओर इशारा किया। देखो, हम जानते हैं कि तुम्हारी जिंदगी को यहाँ कितना खतरा है। हम यह भी जानते हैं कि तुम इस अपराध और पाप की दुनिया से निकलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हो, पर कर नहीं पा रहे हो। हम वही जिंदगी जीने का अवसर लेकर तुम्हारे पास आए हैं। तुम्हें बस वही करना है जो तुम अब तक करते आए हो। फर्क इतना है, पहले बुराई के लिए करते थे, अब अच्छाई के लिए करोगे। अरिहंत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इससे पहले वो कोई सवाल पूछता, पहले वाले ने आगे बोलना शुरू कर दिया। तुम्हें अभी फैसला करना जरूरी नहीं है, तुम इस बारे में सोच लो फिर फैसला करना। दूसरे व्यक्ति ने अरिहंत की तरफ एक कागज बढ़ा दिया। इस पर हमारा नंबर है। हम तुम्हें एक सुरक्षित घर में छोड़ रहे हैं। यहाँ तुम्हें किसी प्रकार का खतरा नहीं होगा। उस घर में सारी सुविधाएं हैं, तुम कहीं भी आ जा सकते हो,
पर हमारी सलाह है कि तुम अपने फैसले तक घर में ही रहो। थोड़ी देर में एक छोटे से घर के सामने गाड़ी रुक गई। जाओ, और हम उम्मीद करते हैं कि तुम जल्दी ही हमें कॉल करोगे। अरिहंत वहीं गाड़ी से उतर गया और गाड़ी वहां से चली गई। कुछ देर तक वो वहीं खड़ा घर की ओर देखता रहा, सोचता रहा कि कहीं ये महादेव का तो कोई संकेत नहीं। अरिहंत ने मन में विचार कर लिया कि वो उन लोगों के लिए काम करेगा। जो भी हो, उसकी पहले की जिंदगी से बदतर तो नहीं होगा। ये सोचकर अरिहंत सामने के घर में चला गया। निहारिका ने आज फिर अपना खाता चेक किया। उसे उम्मीद थी आज तो उसके पापा ने रुपए डलवा दिए होंगे, पर आज भी निराशा का सामना करना पड़ा। घर फोन करने की हिम्मत भी नहीं थी उसमें। उसे अपने घर के हालात अच्छी तरह मालूम थे। जानती थी कि बार बार खुद को दोष देने से कुछ सही नहीं होगा, पर उसे यह बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि आज जिन हालातों में उसका परिवार है, उसकी वजह वो ही है। उसी ने जिद की थी कि उसे सबसे बड़े और प्रतिष्ठित साइंस इंस्टीट्यूट में पढ़ना है। फीस बहुत अधिक थी, परंतु उसे विश्वास था कि हर वर्ष मिलने वाली छात्रवृत्ति से उसे मिल जाएगी। उसके पापा ने लाखों का कर्ज लेकर उसका दाखिला देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट में कराया था। निहारिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कर्ज बहुत ज्यादा था, पर उसे विश्वास था कि छात्रवृत्ति की राशि मिलते ही उसकी समस्या हल हो जाएगी। उसने छात्रवृत्ति के लिए आयोजित परीक्षा में भाग लिया। सब कुछ निहारिका के अनुकूल चल रहा था, परंतु जब परिणाम आया तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में उसका स्थान नहीं था। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने संबंधित विभाग से पता करने की कोशिश की, पर हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगी। रोते हुए उसने यह बात अपने घर में बताई तो पापा ने आश्वासन दिया कि उसे कर्ज को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। पापा की बात सुन निहारिका को तसल्ली हुई और वह अपनी पढ़ाई में लग गई, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन काम से घर लौटते हुए उसके पापा की दुर्घटना में दोनों टांगें चली गईं। घर के हालात धीरे धीरे बिगड़ने लगे। कर्ज पर ब्याज दर बढ़ती जा रही थी। अब हालात यहाँ तक बिगड़ गए थे कि उसका मासिक खर्च भी आना बंद हो गया था। निराशा ने निहारिका को हर तरफ से घेर लिया था। कभी कभी उसके मन में अपना जीवन खत्म कर देने का विचार आता, पर फिर अपने घर वालों के बारे में सोचकर खुद को डांटने लगती कि कैसे उसके मन में इतने कायरता पूर्ण विचार आए। हालात बिगड़ने लगे थे। उसका परिवार अपना घर बेचकर छोटे से घर में चला गया, पर कर्ज खपतवार की तरह बढ़ता ही जा रहा था। निहारिका आजकल दुखी रहने लगी थी। पढ़ाई में मन नहीं लगता उसका। यूं ही पार्क में बैठी वो अपने विचारों में खोई थी कि एक औरत उसके पास आकर बैठ गई। तुम्हारे इस सोचते रहने से तुम्हें परिवार की समस्या का हल नहीं मिलेगा। उसके कहे शब्द सुनकर निहारिका चौंक गई। एक पल को लगा कि वह औरत किसी और से बात कर रही है, पर ना तो वहाँ उसके अलावा कोई था और ना ही वो औरत फोन पर किसी से बात कर रही थी। कौन है आप और आपको मेरे परिवार को कैसे जानती हैं? तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी नहीं है। तुम तो यह जान लो कि तुम्हारे पिताजी पर जो कर्ज था वो सारा भर दिया गया है, ब्याज सहित। अब तुम्हें उस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। निहारिका के सवाल का जवाब देते हुए उस औरत ने कहा, पर आपको यह सब, और आप क्यों हमारे लिए ये सब करेंगी? निहारिका को लग रहा था कि वो कोई सपना देख रही है। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ काम करो, जिसके लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। पढ़ाई की चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारी काबिलियत के हिसाब से पूरे अंक मिलेंगे और डिग्री भी। निहारिका ने खुद को चिमटी काटी तो उसे यकीन हुआ कि यह सपना नहीं, हकीकत है। मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? जो तुम जिंदगी में करना चाहती हो, हम वो करने का मौका दे रहे हैं। तुम अपने वैज्ञानिक आविष्कार बिना पैसों की चिंता किए कर पाओगी, जो तुम यहाँ कभी नहीं कर सकती। कल को तुम्हें डिग्री मिल जाएगी तो तुम्हें शायद किसी बड़ी कंपनी
में नौकरी मिल जाए, पर वहाँ तुम्हें वो करना पड़ेगा जो तुमसे करवाएंगे। अपनी कल्पना और योग्यता का तुम कभी उपयोग नहीं कर पाओगी। मान लो अगर तुम्हें कोई स्वतंत्र प्रोजेक्ट मिल भी जाता है तो उसके लिए एक निश्चित बजट होगा। क्या होगा यदि तुम्हारा बजट खत्म हो गया और तुम्हारा आविष्कार अधूरा रह गया? 99% चांस है कि तुम्हारे प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाएगा। और वहीं अगर तुम्हारे हमारे साथ काम करती हो तो तुम हर प्रयोग अपनी कल्पना से करोगी। पैसों की कमी कभी नहीं होगी, तुम जितना चाहो उतना बजट मिलेगा। और अगर तुम्हारा आविष्कार असफल भी हो जाता है तो तुम्हें नए आविष्कार के लिए तुम्हारी मांग के अनुसार बजट मिलेगा। ऐसा ऑफर तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि हम कुछ भी बुरा काम नहीं करते, हम सच्चाई और अच्छाई के लिए काम करते हैं। तुम सोचकर अपना निर्णय ले सकती हो। और हाँ, अगर तुम्हारा जवाब ना भी होता है तो तुमसे हम कर्ज के पैसे वापस नहीं लेंगे। वो तुम्हारी काबिलियत के आगे एक बहुत छोटी कीमत थी। यह कहकर वह खड़ी हो गई। अपना नंबर निहारिका को देकर वो वहां से चली गई। रात के 11 बज रहे थे। शक्ति एयरपोर्ट में एक कॉफी शॉप पर बैठी थी। बहुत सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वो मेजर सर का काम करेगी। इसके पीछे 2 कारण थे। पहला कारण यह कि मेजर की बातों से उसने जान लिया था कि उन्हें शक्ति से एक उम्मीद है कि वो हाँ कहेगी। और दूसरा कारण यह है कि मेजर के अनुसार अगर यह काम वैसा ही है जिसमें शक्ति को मजा आता है तो ना कहने का सवाल ही नहीं उठता। वो अपने आप ही विचारों में खोई थी कि शोर की वजह से उसका विचार भंग हो गया। उसने जब शोर की दिशा में देखा तो एक लड़का और लड़की आपस में लड़ रहे थे। लड़के की ड्रेस पर शायद कोल्ड ड्रिंक गिरी हुई थी और लड़के के हाथ में कोल्ड ड्रिंक की आधी भरी बोतल थी। इतने में ही शक्ति सारा माजरा समझ गई। वह उन दोनों को नजरअंदाज करते हुए अपनी कॉफी पीने लगी। अरिहंत ने उसको मिले प्रस्ताव के बारे में काफी सोचा और अंत में तय किया कि वह उन लोगों के लिए काम करेगा। उसे लगा कि शायद यही वो अवसर है जिससे उसकी जिंदगी बदल सकती है। उसने फोन कर उन्हें अपना फैसला बताया। उन्होंने उसे 11 बजे एयरपोर्ट आने के लिए कहा। ठीक 11 बजे वो एयरपोर्ट पहुंच गया। उसने कुछ देर इंतजार किया पर वहां लोग नहीं थे। उसका गला भी सूख रहा था तो उसने पास की शॉप से कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल खरीद ली। उसने पीने के लिए जैसे ही ढक्कन खोला कोई पीछे से उसके अंदर भिड़ गया। वो आदमी उसे सॉरी बोलकर जल्दी से वहां से निकल गया। वह वापस मुड़ा तो सामने एक लड़की खड़ी थी जिसने सफेद रंग की ड्रेस पहन रखी थी और उस ड्रेस पर गिरी हुई कोल्ड ड्रिंक साफ नजर आ रही थी। उस लड़की का चेहरा गुस्से से लाल था। पहली बार अरिहंत ने सच में किसी के कान से गुस्से के कारण धुआं निकलते देखा था। अरिहंत ने मन में सोचा कि बेटा अरे तू तो आज गया। निहारिका को घर में झूठ बोलना पड़ा कि उसे अमेरिका में एक नौकरी का प्रस्ताव आया है। घर वाले सारे बहुत खुश थे। उन्होंने उनसे अपने कर्ज के बारे में पूछा तो निहारिका ने फिर झूठ बोल दिया। इस कर्ज के पैसे भी उसे उसी कंपनी से मिले हैं जो कि एक तरीके से छात्रवृत्ति है। घर वालों ने भी बोल दिया कि इतना अच्छा अवसर जाने नहीं देना चाहिए, तू जल्दी से हाँ बोल दे। और हाँ, और इस तरह निहारिका झूठ पर झूठ बोलती गई कि पासपोर्ट भी वो ही बना के देंगे, खाने और रहने का खर्च भी कंपनी देगी। उसके पापा ने जब उससे कहा कि उन्हें उस पर गर्व है तो उसका मन ग्लानि से भर गया और उसने बहाना बनाकर फोन काट दिया। घर वालों से बात कर उसने उस औरत से बात की। उसके कहे अनुसार वह एयरपोर्ट के लिए निकल गई पर ट्रैफिक के कारण थोड़ा लेट हो गई थी। वो भागते हुए एयरपोर्ट के अंदर आ गई। तभी उसे लगा जैसे उसकी ड्रेस पर कुछ गिरा हो। उसने देखा तो उसकी ड्रेस पर कोल्ड ड्रिंक गिरी हुई थी जिसका दाग सफेद रंग पर साफ नजर आ रहा था। उसने सामने देखा तो एक लड़का कोल्ड ड्रिंक की बोतल के साथ खड़ा था। उसका पारा 7वें आसमान को छू रहा था। बदतमीज बेवकूफ, देख के नहीं चल सकते, मेरी सारी ड्रेस खराब कर दी। निहारिका गुस्से में अरिहंत पर टूट पड़ी। देखिए मैडम, मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया, वो तो किसी ने मुझे धक्का
जस्ट शट अप। तुम्हें क्या जरूरी था भीड़ में कोल्ड ड्रिंक पीना? निहारिका ने अरिहंत की बात को बीच में काटते हुए कहा। अब अरिहंत को भी गुस्सा आने लगा था। मुझे जब भी यहाँ भी कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा होगी मैं वहीं पीऊँगा, आपको जो करना है कर लीजिए। ऐसा कहते हुए अरिहंत ने बची कोल्ड ड्रिंक की एक घूंट मारी। अब निहारिका का गुस्सा और बढ़ गया, पर इससे पहले वह कुछ कहती एयरपोर्ट की सिक्योरिटी वहां पहुंच गई, जिसे देख अरिहंत और निहारिका चुपचाप जाकर वहां लगी कुर्सियों पर बैठ गए और वहां जमा भीड़ भी गायब हो गई। वे तीनों वहां बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। तभी किसी ने उनको सूचना दी कि वो पास वाले ऑफिस में चले जाएं। सबसे पहले शक्ति वहां गई, उसके बाद निहारिका और निहारिका के पीछे अरिहंत आया। दोनों की एक दूसरे को देखकर गुस्से से आंख लाल हो गई, पर माहौल को देखते हुए दोनों ने शांत रहना ही उचित समझा। बैठ जाइए, मेरा नाम लाभ सिंह परमार है। यह है देवराज सिंह भानुशाली और डॉक्टर ज्योत्सना चौहान। लाभ सिंह ने अपना और अपने साथियों का परिचय उनसे करवाया। हम प्रतापगढ़ सियासत के राज्य मंत्रिमंडल के मुख्य सदस्य हैं। अभी आपको अधिक जानने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि राज परिवार पर संकट मंडरा है और उस संकट से अगर उन्हें कोई बचा सकता है तो वह आप तीनों ही हैं। तो वो तीनों कुछ समझ नहीं पा रहे थे। सियासत, राज परिवार, संकट सब उनके ऊपर से जा रहा था। उनके मन में हजारों सवाल उमड़ रहे थे, पर चाहकर भी वे उन्हें पूछ नहीं सकते थे, क्योंकि बात की शुरुआत में उन्होंने कह दिया था कि उनके लिए इतना जानना काफ़ी है। थोड़ी देर बाद वे तीनों एक आलीशान प्राइवेट जेट के करीब खड़े थे। उसे देखकर अरिहंत के मुंह से सीटी निकल गई। निहारिका उसे घूर कर देखा। बदतमीज निहारिका दबी आवाज में फुसफुसाई। अब अरिहंत ने उसे सुन लिया था। आपके जितना नहीं हूँ, ऐसा। दोनों एक दूसरे को घूरे जा रहे थे, जैसे कि सिर्फ आंखों की घूर से ही एक दूसरे को खत्म कर देंगे। उधर शक्ति इस बात से परेशान थी कि वो इन दोनों के साथ काम कैसे करेगी। लगभग लाभ सिंह के बुलाने पर वो सब जेट में चले गए। जितना वह बाहर से आलीशान था उससे कई ज्यादा अंदर से था, जिसमें 12 सीट थी, 6 दाईं तरफ और 6 बाईं तरफ। बीच में एक गैलरी थी जिसके पीछे स्टॉल बना रखा था जिसमें वॉशरूम बने थे। सब अपनी अपनी सीट पर बैठ गए थे। 12:44 का समय था। ठीक 1 बजे हम उड़ान भरेंगे। सुबह 6 बजे तक हम प्रतापगढ़ में पहुंच जाएंगे। लाभ सिंह ने उन्हें जानकारी दी और अपनी सीट पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद पायलट ने सूचना दी कि जहाज उड़ान भरने के लिए तैयार है, सब अपनी सीट बेल्ट बांध लें। फिर उस जहाज ने पटरी पर उड़ान दौड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जमीन से दूर आसमान की ओर उड़ने लगा। शक्ति की नज़र अपने साथ बैठी निहारिका पर पड़ी। उसने कसकर आंखें बंद कर रखी थी और सीट को कसकर पकड़ रखा था। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसके हाथ सफ़ेद हो गए थे। तुम ठीक हो ना? शक्ति ने उससे पूछा। निहारिका बोल नहीं पा रही थी। उसने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। उसकी पहली उड़ान थी और वह डरी हुई थी। थोड़ी देर बाद ही प्लेन हवा में संतुलित हो गया। पायलट ने उन्हें इसकी सूचना दी। तुम आंखें खोल सकती हो, कुछ नहीं होगा। जैसे बस में सफ़र करते हैं सिर्फ वैसा ही लगेगा, पर यहाँ बस जितने झटके नहीं लगते। शक्ति की बात सुनकर निहारिका ने पहले धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और फिर सीट से उसकी पकड़ भी कमजोर होने लगी। थैंक यू। उफ, आपका नाम क्या है? हमने तो एक दूसरे से इंट्रोडक्शन भी नहीं किया खुद को। मेरा नाम निहारिका कौल है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर की स्टूडेंट हूँ। या थी, पता नहीं। निहारिका ने अपना परिचय दिया, जिसे सुनकर शक्ति मुस्कुरा गई। मैं शक्ति सिंह सूर्यवंशी, भारतीय सेना में कैप्टन हूँ और मैं हूँ अरिहंत मौर्य। मैं कोई काम नहीं करता। दोनों ने देखा तो अरिहंत उनके पास गैलरी में खड़ा था। निहारिका ने उसे नजरअंदाज करना सही समझा। शक्ति ने मुस्कुराते हुए उसे हेलो बोल दिया। अरिहंत अपनी सीट पर वापस चला गया। जहाज में शांति बिखर गई।
जब शक्ति की आंख खुली तो वह प्लेन में नहीं थी, वह एक घने जंगल में खड़ी थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। शक्ति को समझ नहीं आ रहा था कि वह उस जंगल में कैसे पहुंची। वो जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगी, पर सारा जंगल एक जैसा लग रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने निहारिका और लाभ सिंह को आवाज लगाने की कोशिश की, पर उसे अपनी प्रतिध्वनि को छोड़कर कोई जवाब नहीं मिला। वह फिर वहां से निकलने की कोशिश करने लगी। कुछ देर चलने के बाद भी ऐसा लग रहा था जैसे कि वह वहीं खड़ी हो। वह एक पेड़ का सहारा लेकर खड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो प्लेन से उस जंगल में कैसे पहुंची और बाकी सब लोग कहाँ गए। क्या वो भी उसकी तरह इसी जंगल में कहीं खो गए हैं या सिर्फ वो अकेली है? अगर वो अकेली ही यहाँ है तो बाकी लोग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे। शक्ति के दिमाग में ये सब चल रहा था कि उसे सामने घने पेड़ों के बीच एक काला साया दिखाई दिया। अंधेरे के कारण वह वहां कुछ ठीक से देख नहीं पा रही थी, पर उसे यह साफ पता चल रहा था सामने कोई खड़ा है। उसे इस बात का भी यकीन था कि वह उनके साथियों में से कोई नहीं है। वो साया बहुत लंबा था, लगभग 7 फीट के करीब, और वह इस भयानक जंगल में ऐसे खड़ा जैसे इस पर उसका राज हो। शक्ति ने सोचा कि शायद उसकी यहाँ से निकलने में कुछ मदद कर दे। वो थोड़े आगे बढ़ी कि वह साया उसकी ओर देखने लगा। अंधेरे में शक्ति को सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थीं, क्योंकि उनका रंग लाल था और वह किसी जानवर की आंखों की तरह अंधेरे में चमक रही थी। तो तुम आई हो उस दिव्य चक्र की रक्षा करने? समझ नहीं आता कि तुम्हारी हिम्मत की दांत दूं या तुम्हारी मूर्खता पर हंसूं। इतना बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी आवाज बहुत गहरी थी और उसकी हंसी वीर से वीर योद्धा के बदन को सिरहन उत्पन्न कर दे ऐसी थी। उसकी हंसी की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। जिस जंगल में थोड़ी देर पहले सन्नाटा पसरा हुआ था, अब वहां अनगिनत जानवरों की आवाजों से गूंज उठा था। शक्ति के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। पहले वह प्लेन से इस जंगल में आ गई, फिर यह साया जिसकी आंखें रक्त की तरह दिखती हैं, और वह किसी दिव्य चक्र की बात कर रहा है। यह सब उसके सर से ऊपर जा रहा था। वो साया उसके करीब आ रहा था। ऐसे में वहां से भागने के अलावा शक्ति को कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इससे पहले कि वो साया उसकी और पास आता, शक्ति ने वहां से दौड़ना शुरू कर दिया। उसे दौड़ते देख जैसे उस साये को आनंद मिला हो, वह फिर से अपनी गहरी आवाज में हंसने लगा। शक्ति दौड़े जा रही थी। उसे नहीं पता था कि वह साया उसके पीछे है या नहीं, पर उसकी हंसी की आवाज शक्ति का पीछा कर रही थी। इन सालों की ट्रेनिंग से जंगल में पेड़ पौधों और झाड़ियों के से बचते हुए तेज भागने का अनुभव तो था उसके पास, परंतु उसने आज तक इतना गहरा जंगल कभी नहीं देखा था। उसे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। वह अपने अनुमान से जंगल में भाग रही थी। भागते भागते वह जंगल के अंत तक पहुंच गई थी, पर यहाँ जंगल खत्म नहीं हुआ। वहीं से खाई शुरू हो गई। देखने में जंगल जितनी खतरनाक थी, वह खाई के सिरे पर खड़ी थी। फिर से उसी हंसी की आवाज उसे सुनाई दी। शक्ति को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी कहीं से उसे एक अन्य आवाज सुनाई दी। उससे कह रही थी, अगर बचना है तो कूद जाओ। उसके पास 2 विकल्प थे, या तो जंगल में रहकर उस साये का सामना करे या उस आवाज की बात मानकर खाई में कूद जाए। वो सोच रही थी कि किसी ने उसे खाई में धकेल दिया। अचानक से शक्ति की आंख खुली। वो पूरी तरह से पसीने से लथपथ थी। वह प्लेन में बैठी थी। उसने रात की सांस ली कि यह महज एक सपना था, पर वह सपना हकीकत जैसा लग रहा था। दीदी आप ठीक है ना? पास बैठी निहारिका ने उससे पूछा। हाँ, उसने हाँ में सिर हिला दिया, पर निहारिका को यकीन नहीं था। पर आप अचानक से ऐसे उठी और आप पसीने से पूरी तरह भीग चुकी हैं। मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, बस बुरा सपना था। यह बोलकर शक्ति खिड़की से बाहर देखने लगी। प्लेन एक घने जंगल के ऊपर से उड़ रहा था। एक पल के लिए शक्ति को लगा जैसे कि यह वही जंगल है, पर उसे लगा कि वह कुछ ज्यादा ही सोच रही है। अंधेरा छट चुका था, पर सूरज अभी निकला नहीं था। तभी पायलट की आवाज आई कि ठीक 30 मिनट बाद लैंडिंग करेंगे। 30 मिनट बाद वह
उनके प्लेन ने प्रतापगढ़ में लैंड किया। एयरपोर्ट से जब वो बाहर निकले तो उनके लिए लीमो तैयार खड़ी थी। सब उसमें बैठकर महल की ओर चल दिए। शहर को देखकर तीनों बेहद हैरान थे। चौड़ी व साफ सड़कें, शानदार बिल्डिंग्स और नाममात्र का कचरा भी नहीं था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे उन्हें पता चल रहा था कि कोई एक एरिया नहीं बल्कि पूरा शहर ही स्वच्छ था। उनकी हैरानी को लाभ सिंह समझ गए थे। आप उन चंद लोगों में से हैं जिन्हें प्रतापगढ़ में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रतापगढ़ अपने आप में एक अलग देश है जिसके बारे में बाहर की दुनिया के आम लोग लगभग पूरी तरह से अनिभज्ञ हैं। प्रतापगढ़ की समृद्धि और संपन्नता अपार है, इसलिए हमें कभी बाहरी दुनिया से किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं हुई, परंतु यहाँ से बाहरी देशों को अनेक वस्तुएं निर्यात की जाती हैं। प्रतापगढ़ का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गरीबी रेखा से नीचे आता हो। हम कह सकते हैं कि प्रतापगढ़ का कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं है। यहाँ की साक्षरता प्रतिशत 99 है और रोजगार प्रतिशत 93 है। और यहाँ जो आप बाहर देख रहे हैं ये तेजनगर है जो कि प्रतापगढ़ की राजधानी है और मैं यहाँ का मुख्यमंत्री हूँ। उसी प्रकार देव जी चंद्रलोक के मुख्यमंत्री हैं और ज्योत्सना जी प्रतापगढ़ की शिक्षा मंत्री हैं। इसी तरह प्रतापगढ़ में प्रत्येक पद पर उच्च शिक्षित व परिश्रमी व्यक्ति है जो प्रतापगढ़ को समृद्ध व संपन्न बनाने में मदद करते हैं। लाभ सिंह जी प्रतापगढ़ के बारे में सभी जानकारी उन्हें दे रहे थे और वो सब बस सुने जा रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि विश्व में ऐसा भी कोई देश है जो इतना विकसित व संपन्न है। प्रतापगढ़ को अपनी संपन्नता और समृद्धि को दर्शाने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उनकी झलक शहर में दिखाई देती है। तभी तीनों अभी भी अपनी हैरानी से बाहर नहीं निकले थे कि तभी गाड़ी रुक गई। उन्होंने सामने देखा तो एक आलीशान महल दिखाई दे रहा था। यह महल किसी प्राचीन महल की तरह नहीं था बल्कि एक अत्यंत आधुनिक महल था। यहाँ वो रुके, वहाँ एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की तरह चेकिंग हो रही थी। थोड़ी देर बाद लाभ सिंह ने उन्हें भेज दिया जिन पर उनकी फोटो थी। उन्होंने बताया कि इस भेज से महल में आने जाने के लिए उन्हें बार बार चेकिंग के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं होगी और उन्होंने इसे संभाल कर रखने के लिए कहा। गाड़ी फिर से स्टार्ट हुई और उनके सामने महल का मुख्य दरवाजा खुल गया और गाड़ी में प्रवेश कर गए। प्रतापगढ़ एक काल्पनिक देश है जो मेरे दिमाग की उपज है। अगले भाग में शक्ति, अरिहंत और निहारिका का उद्देश्य पता चलेगा। तो दोस्तों, अगर आप सभी को एक कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाकी का हम नेक्स्ट भाग में देखते हैं।